हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग नोटबुक पे लिखिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स का क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है, तो 8 बजे हमसे रोज रात में लाइव जुड़ के अपना ये क्रैश कोर्स वाला क्लास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश की किस घटना को दर्शाते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो ये भी किसी के कारण होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है, यानी यहाँ पे इसका भी जवाब बी ही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा होगा। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है मिलीमीटर, डी ऑप्शन यहाँ पे मात्रक विहीन। तो सबसे पहले आपको आवर्धन पता होना चाहिए कि आवर्धन क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे 4 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे 2 मीटर है, तो अगर बोल दिया जाए कि आपको आवर्धन निकालिए तो एम बराबर क्या होगा यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे 4 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीटर से मीटर कट जाएगा और 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, यानी m बराबर कितना निकल गया, 2। जो आवर्धन m है इसका यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे मात्रक आया नहीं आया, क्योंकि इसका मात्रक क्या हो जाता है, यहीं पे कट जाता है और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे मात्रक विहीन हो जाता है। तो कोई भी प्रश्न दे अगर पूछे उसमें कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। यहाँ पे बताना है कि पादप में जो अनाक्षी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन है वसा अम्ल, सी ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ग्लूकोज। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अनाक्षी श्वसन क्या है। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। और श्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है उसे हम लोग श्वसन बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। तो यहाँ पे पूछा है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। यहाँ पे बताना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है आपको बताना है। तो पेड़ पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है वो कौन करता है, यहाँ पे फ्लोएम करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बोल दे कि पेड़ पौधों में यहाँ पे जल का परिवहन कौन करेगा, तो जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो ये दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और यहाँ पे इसे याद भी रखना होगा। तो जल का परिवहन जाइलम करेगा और भोज्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन कौन करेगा, यहाँ पे फ्लोएम करेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 3:1, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2:3।
तो यहाँ पे बताना है कि अम्लराज किससे किससे मिलकर बना होता है। तो अम्लराज किससे किससे मिलकर बना होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 से मिलकर बना होता है। जो सांद्र HCl होता है इसका 3 भाग लिया जाता है और जो सांद्र HNO3 होता है इसका 1 अनुपात लिया जाता है। तो अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। तो ये प्रश्न को आपको याद रखना होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो सोना होता है वो किस में घुलता है, सोना और किसी में नहीं घुलता है, सिर्फ एक ही चीज में घुलता है। तो सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है वो अम्लराज में ही घुलता है। तो ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोना किस में घुलता है। तो सोना जो होता है वो अम्लराज में ही घुलता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है यहाँ पे हीरा। तो जो सोना होता है वो धातु होता है, चांदी भी धातु होता है और जो तांबा है ये भी धातु होता है। लेकिन जो यहाँ पे हीरा होता है ये क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है। इसमें चमक पाए जाते हैं लेकिन फिर भी ये क्या होता है, अधातु होते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी पूछता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है इमली में, डी ऑप्शन है सेब में। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। फिर आपसे पूछता है यहाँ पे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो दही होता है और दूध होता है दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दही और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड यानी अम्ल। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। जो यहाँ पे टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर में पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि जो कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है कोबाल्ट, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीतल। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय पदार्थ का यहाँ पे पता होना चाहिए कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है यानी चुंबक की ओर सटता है चुंबक में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक में ये सब जाके सट जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे जो पीतल है, पीतल क्या है, यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये चुंबक में नहीं सटता है पीतल जो होता है। तो यहाँ पे पीतल क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, ये अचुंबकीय पदार्थ होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है वो मिश्र धातु होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लैमार्क, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव में निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है योनि में, सी ऑप्शन है अंडाशय में, डी ऑप्शन है यहाँ पे फैलोपियन नलिका में। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो मानव में निषेचन की क्रिया यहाँ पे फैलोपियन नलिकाओं में होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आता है कि स्त्री में अंडाणु की संख्या कितनी पाई जाती है, यानी अंडाशय की संख्या। तो स्त्री में जो अंडाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी पाई जाती है, तो इन स्त्रियों में अंडाणु की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इसमें से पहचानना है कि कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है टैनिन, बी ऑप्शन है रेजिन, सी ऑप्शन है यहाँ पे लैक्टेक्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्च। तो यहाँ पे आपको
पता करना है कि कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो जो ये स्टार्च है ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैनिन, रेजिन और यहाँ पे लेटेक्स ये सब क्या है, पादप का उत्सर्जी पदार्थ है। और पादप के उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों में कहाँ संचित होता है, तो पेड़ पौधों के छालों में संचित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक ये भी प्रश्न पूछता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया जो होता है वो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ होता है। और मनुष्य का उत्सर्जी अगर अंग पूछे कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या होगा, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग यहाँ पे क्या होगा, किडनी होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कीटों के पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख होते हैं वो किस तरह के अंग है। ए ऑप्शन है समजात अंग, बी ऑप्शन है अवशेषी अंग, सी ऑप्शन है समृद्धि अंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो कीटों के पंख होते हैं और जो चमगादड़ के पंख होते हैं दोनों देखने में क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों पंख का उपयोग किस लिए करते हैं, तो दोनों पंख को उड़ने के लिए ही प्रयोग करते हैं। कीट भी पंख को उड़ने के लिए प्रयोग करता है और चमगादड़ भी उड़ने के लिए ही प्रयोग करता है, लेकिन जो इनकी बनावट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो वैसे अंगों को क्या बोला जाता है, यहाँ पे समृद्धि अंग बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। इसमें आपको पता करना है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है यहाँ पे त्वचा। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथि पूछा है, अंग नहीं पूछा है। तो यहाँ पे दो ही प्रश्न में काफी यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये दोनों ही आज हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, वो लीवर होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, लीवर होता है। और यहाँ पे पूछ दे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो होता है तो जो त्वचा होता है वो क्या है, यहाँ पे अंग है, और जो लीवर है वो क्या है, यहाँ पे ग्रंथि है। तो यहाँ पे अगर ग्रंथि पूछे तो लीवर होगा, तो यहाँ पे ग्रंथि पूछा था तो यहाँ पे लीवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अंग पूछता कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वो त्वचा पे हम लोग टिक लगाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। बड़ी यानी यहाँ पे लंबी कोशिका। यहाँ पे शरीर की सबसे लंबी कोशिका या बड़ी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है अंडाणु की कोशिका, बी ऑप्शन है तंत्रिका की कोशिका, सी ऑप्शन है दिमाग की कोशिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे हृदय की कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे तंत्रिका, तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है तंत्रिका कोशिका। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। बड़ी कोशिका तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन छोटी कोशिका किसकी होती है, तो जो अंडाणु होती है, स्त्रियों की जो अंडाणु होती है उसकी कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे याद रखना है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण से होता है। जो घरों में विद्युत दुर्घटना होता है वो बताना है यहाँ पे कि किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो घरों में विद्युत दुर्घटना यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट से होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो फ्यूज तार होता है वो किस तार में जोड़ा जाता है, तो हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है। और जो फ्यूज तार होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण से ही होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है। और क्यों लेपित किया जाता है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की यहाँ पे क्या किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है, जिंक से लेपित किया जाता है। और जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो मानव नेत्र होता है वो किस लेंस में होता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष हो गई है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए घास, गेहूं, ये नहीं कर रहा है, घास को गेहूं नहीं खा सकता। यहाँ पे देखिए घास को बकरी, यहाँ पे जो घास है उसे बकरी खाएगी और बकरी को कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आहार श्रृंखला का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे बकरी, गाय ये नहीं होगा, घास, मछली ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है, घास। यहाँ पे बकरी, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो गया। और यहाँ पे पूछता है कि जो घास होते हैं या हरे पौधे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। और जो घास को खाते हैं यानी जो शाकाहारी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ पे देखिए बकरी को कौन खा रहा है, यहाँ पे मानव खा रहा है। तो मानव यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे जस्तीकरण, बी ऑप्शन यहाँ पे एनोडीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो एनोडीकरण बोला जाता है। और लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो जस्तीकरण बोला जाता है। और ये दोनों ही प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। जो लेंस होता है उसके कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, उत्तल लेंस में हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और यहाँ पे हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे भी हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र, और इधर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो लेंस की यहाँ पे अगर पूछे कि मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या भी 2 होती है। अगर पूछे वक्रता केंद्र कितने होते हैं, तो लेंस के वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे पूछा है कि लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं, तो लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अगर हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली की, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण की, सी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण की, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रिज्म की। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा हम प्रिज्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण बार बार पूछता है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ए मीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यंत्र धारा मापता है, उसे कौन सा यंत्र बोले जाते हैं, तो उसे ए मीटर बोला जाता है। धारा किससे मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है। और जो विभवांतर होता है उसको किससे मापा जाता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि यहाँ पे ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम लोग यहाँ पे समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो ये दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनता है। जो शुक्राणु है वो कहाँ पे बनता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है वृषण में, सी ऑप्शन है मूत्राशय में, सी ऑप्शन है गर्भाशय में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय में। तो जो शुक्राणु होता है वो कहाँ पे बनता है, तो शुक्राणु हमेशा वृषण में बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु वृषण में बनता है और ये पुरुषों में ही केवल पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन यहाँ पे बैगनी। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो आप लोग लाल पे टिक भूल के भी मत लगाइएगा। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का होता है। इसीलिए जो बैगनी रंग होता है वो बहुत ज्यादा फैलता है। और यहीं पे पूछ दे कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो यहाँ पे अगर कम पूछे तो सबसे कम किस रंग का झुकाव होता है, तो जो लाल होता है उसका झुकाव सबसे कम होता है। इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही कम फैलता है। इसीलिए हम इसका उपयोग यहाँ पे रेलवे का जो सिग्नल होता है उसमें करते हैं, या जो खतरे का संकेत होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका झुकाव कम होता है और ये कम फैलता है, वो एक ही जगह पे रहता है। तो दूर से भी देखने पे वो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए जो लाल रंग है इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, खतरे के संकेत में, या रेलवे का जो सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है हरा। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो लाल रंग है इसका उपयोग हम लोग खतरे के संकेत में करते हैं, क्योंकि लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और ये सबसे कम फैलता है। जहां पे रहेगा वहीं पे ये गोटा ही रह जाएगा, एक ही जगह गोटा रहेगा, ये नहीं फैलता। तो जब हम लोग दूर से देखेंगे, कुएं या धुएं में भी देखेंगे, तो ये हमको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ही जगह पे रहेगा, ये ज्यादा फैलेगा नहीं। तो ये क्या होगा, हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा वहां पे। तो इसीलिए खतरे का संकेत में हम किस रंग का उपयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस पत्र होता है वो किससे ही प्राप्त किया जाता है, और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाइकेन से, बी ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी से, सी ऑप्शन है हल्दी से, डी ऑप्शन यहाँ पे पेटूनिया के फूल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लिटमस पत्र क्या बताता है, ये लिटमस पत्र क्या बताता है, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो वो उसको बताएगा, अगर कोई विलयन क्षारीय है इसको ही बताएगा। तो लिटमस पत्र का कार्य क्या होता है कि अम्ल और यहाँ पे क्षार का पता लगाना लिटमस पत्र का यहाँ पे कार्य होता है। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र यहाँ पे लाइकेन से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, हीलियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हीलियम होता है इसका संकेत क्या होता है, He होता है, और इसके परमाणु संख्या क्या होते हैं, 2 होते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एक ही कक्षा बनेगा, वही भी पहला भी कक्षा होगा और वही इसका अंतिम भी कक्षा होगा। तो इसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्षा में या पहला कक्षा, कोई भी बोल लीजिए, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा बनेगा। तो पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 ही बनेंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, पीतल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपधातु। तो जो पीतल है वो क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ये भी आता है प्रश्न में कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है। तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, तांबा और जिंक का यहाँ पे ये क्या होता है, मिश्रण होता है। Cu और यहाँ पे Zn का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर Cu और Zn यानी कॉपर और जिंक को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पीतल बनेगा। और जो पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पीतल क्या होता है, तो ये एक मिश्र धातु होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है। जो मैग्नीशियम Mg है वो किसमें पाया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है छाल में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है यहाँ पे तना में।
तो जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे हरित लौह में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी किस कारण से दिखाई देती हैं, तो इसी हरित लौह के कारण ही पाया जाता है। और हरित लौह में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम Mg तत्व पाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्षार होगा। अगर यहाँ पे होता कि नीला लिटमस पत्र होता, नीले लिटमस पत्र को अगर कोई लाल करता तो वो क्या होता है, यहाँ पे अम्ल होता। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। जो क्षार होता है वो क्या करता है, यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग यहाँ पे 30 प्रश्न देख चुके हैं, और 30 प्रश्न में से आपका कोई भी प्रश्न अगर छूट गया है तो वीडियो को शुरू करके फिर देख लीजिएगा जितना आपका छूटा होगा प्रश्न, क्योंकि ये जो 30 प्रश्न है आपके पास अंतिम मौका है फिर से एक बार पढ़ने का। अगर अभी से ही आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे आलस और लापरवाही को त्याग दीजिए, केवल अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि वीडियो देखिए तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो इसमें से 30 प्रश्न है, अगर इसमें से कोई भी, आपकी पढ़ाई कैसे स्ट्रांग होगी, तो यहाँ पे देखिए आपकी पढ़ाई कैसे स्ट्रांग होगी, तो जहां पे भी कोई आप जहां पे भी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग हो या यूट्यूबर से किसी से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कोई प्रश्न बताता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 30 आपको प्रश्न बताएं, इसमें से आपको 20 प्रश्न याद है, तो 20 प्रश्न तो आपका रिवीजन हो गया, फिर से रिकॉल हो गया। 10 प्रश्न यहाँ पे आपको याद नहीं है, तो 10 प्रश्न जब आपको याद नहीं है, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, तो 10 प्रश्न और आपके पास बढ़ जाएगा। फिर अगली क्लास कीजिएगा, यहाँ पे उसमें भी 30 प्रश्न कराया जाएगा, और उसमें भी आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 25 प्रश्न याद है, 5 प्रश्न याद नहीं है, तो आपके पास अब प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 15 प्रश्न आप यहाँ पे याद नहीं है आपको। तो ऐसे ही करके आपकी जो बोझ है वो बढ़ती जाएगी और आपकी तैयारी बेकार होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तो ये 20 प्रश्न याद है, इसका रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो 10 प्रश्न इसमें का नहीं याद है और इसमें का नहीं याद है, तो उसी दिन ही आप क्या कीजिए, वीडियो जैसे ही खत्म हो तो जो आपको यहाँ पे 10 प्रश्न नहीं याद है उसको क्या कीजिए, नोटबुक उठाइए और उसे नोट पे, यहाँ पे बुक पे लिख के, यानी जो नोटबुक है उस पर लिख लीजिए और उसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके 30 प्रश्न यहाँ पे याद होंगे और सारे ही प्रश्न याद हो जाएंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा परीक्षा देने, तो आपके पास जो परीक्षा का डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पेपर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम इसे 5 मिनट में ही सब पे टिक लगा देंगे, सोल्व कर देंगे, क्योंकि वो सभी प्रश्न हमको याद है। तो आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए, आपका बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ये हमारा गारंटी है अगर इस फॉर्मूला को आप लोग अपनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और ये होमवर्क का प्रश्न आपको जवाब यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय धातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जवाब सही लगे, इसका क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पे ए बी सी ऐसे आपको कमेंट नहीं करना है, पूरा यहाँ पे लिख के आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आप लिखिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा, लिखने से बहुत ज्यादा याद होता है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे देखिए अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज 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 वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके भाई बहन है 10वीं की तैयारी करते हैं, वो आपसे दूर हैं, तो उनके पास जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो स्टडी ग्रुप होता है और जो कोचिंग वाले ग्रुप होते हैं उसमें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। टेक केयर एंड बाय।